नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसी किताब जिसने सच में लाखों लोगों की सोच बदली है। बिल्कुल। डेल कार्नेगी की क्लासिक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मतलब मित्रों को कैसे जीतें और लोगों को प्रभावित करें। सही। हमारे पास इसका एक अच्छा खासा सारांश है और इरादा सिर्फ पॉइंट्स दोहराना नहीं है, बल्कि वो समझना है कि कैसे रिश्ते बेहतर हों, बातचीत सुधरे और कैसे हम दूसरों पर एक पॉजिटिव असर डाल सकें। हाँ बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये किताब सोचिए 1936 में आई थी। लगभग 90 साल पहले। हाँ, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट लिखती है। कार्नेगी का मेन पॉइंट था कि भाई असली सफलता सिर्फ टेक्निकल स्किल से नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते थे कि लोगों से जुड़ना, उन्हें समझना, हाँ, और उन्हें प्रेरित करना, ये असली कला है। तो देखते हैं इस पुरानी किताब में आज के लिए क्या है। बिल्कुल। इस किताब का जो सार है, एसेंस है, वो यही है कि असली प्रभाव वो चालाकी से नहीं आता। वो आता है सहानुभूति से, सच्ची तारीफ से और असरदार बातचीत से। सही। इससे आप विश्वास, सम्मान और सच्ची दोस्ती कमाते हैं। ये कोई सतही चीज नहीं है। हाँ। तो चलिए पहली सीढ़ी से शुरू करते हैं। लोगों से व्यवहार करने की बुनियादी तकनीकें। पहली और शायद सबसे मुश्किल, हाँ शायद। आलोचना, निंदा या शिकायत ना करें। सुनने में कितना आसान लगता है, पर करने में बहुत मुश्किल। और यह जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए, जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो हम सीधे उनके अहम मतलब ईगो पर चोट करते हैं। हाँ। नतीजा, वो डिफेंसिव हो जाते हैं अपनी गलती मानने के बजाय। बहाने ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल, वो सही ठहराने लगते हैं खुद को। आलोचना से स्थायी बदलाव बहुत कम आता है, ज्यादातर तो बस नाराजगी बढ़ती है। हाँ। कार्नेगी कहते थे, आलोचना करने से अच्छा है समझने की कोशिश करो, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सहानुभूति ज्यादा पावरफुल है। बात तो सही है, आलोचना से तो दीवारें ही खड़ी होती हैं, पुल नहीं बनते। हाँ। अच्छा, दूसरा सिद्धांत, सच्ची और ईमानदारी से प्रशंसा करें। हाँ। अब आजकल की दुनिया में तारीफ अक्सर चापलूसी लगती है। हाँ। तो ये सच्ची और ईमानदारी पर इतना जोर क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर ना एक बहुत गहरी इच्छा होती है महसूस करने की। विलियम जेम्स ने इसे मानवीय स्वभाव का सबसे गहरा सिद्धांत कहा था। तो जब हम किसी की सच्ची प्रशंसा करते हैं, उनके किसी खास गुण की या कोशिश की या काम की, तो हम उनकी इसी जरूरत को पूरा करते हैं। अच्छा। और ये चापलूसी से बिल्कुल अलग है। चापलूसी तो खोखली होती है, मतलब होता है उसमें और पकड़ी जाती है अक्सर। हाँ, पता चल जाता है। हाँ, सच्ची प्रशंसा दिल से होती है, स्पेसिफिक होती है और सामने वाले को मोटिवेट करती है, उनके अच्छे काम को और मजबूत करती है। तो ये एक तरह से लोगों की पॉजिटिव एनर्जी को पहचानना और उसे फीड करना है। और तीसरा सिद्धांत है, दूसरे व्यक्ति में उत्सुक इच्छा जगाएं। हाँ, लोग वो करते हैं जिसमें उन्हें अपना फायदा दिखे। अच्छा। तो अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो ये मत बताओ कि आपको क्या चाहिए। सोचो कि इसमें सामने वाले का क्या फायदा है, उसकी कौन सी जरूरत पूरी होगी। जब आप उनकी इच्छाओं को अपनी बात से जोड़ देते हैं ना, तो वो खुद ही करना चाहेंगे। ये वैसा ही है जैसे मछली पकड़ते वक्त आप वो चारा लगाते हैं जो मछली को पसंद है, ना कि वो जो आपको पसंद है। अरे वाह। हाँ। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। अपने फायदे से हटकर दूसरे के फायदे पर फोकस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये बेसिक सीख लिया तो अगला स्टेप है कि लोग हमें पसंद कैसे करें। कार्नेगी ने 6 तरीके बताए हैं। पहला, सचमुच दूसरे लोगों में रुचि लें। हाँ, और ये सचमुच शब्द बहुत जरूरी है यहाँ। वही मुझे लगा। कार्नेगी का एक बहुत फेमस कोट है। वो कहते हैं कि आप 2 महीनों में दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेकर जितने दोस्त बना सकते हैं, उतने दोस्त आप 2 सालों में भी नहीं बना सकते अगर आप कोशिश करें कि लोग आप में दिलचस्पी लें। क्या बात है। बहुत पावरफुल आइडिया है ये। जब आप किसी में सच्ची रुचि दिखाते हैं, उनकी जिंदगी, उनके शौक, उनकी परेशानियां पूछते हैं और ध्यान से सुनते हैं, तो आप उन्हें एहसास कराते हैं कि वो मायने रखते हैं। और ये बनावटी नहीं हो सकता, लोगों को पता चल जाता है। हाँ, ये तो है। और दूसरा तरीका तो बहुत ही आसान लगता है, मुस्कुराएं। क्या एक मुस्कान वाकई इतना बड़ा फर्क ला सकती है? हाँ, एक सच्ची मुस्कान तो कमाल कर सकती है। ये बिना शब्दों के एक मैसेज देती है, मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा। माहौल तुरंत हल्का और पॉजिटिव हो जाता है। ये चेहरे का वो गहना है जो हमेशा अच्छा लगता है। सही कहा, दोस्ती का पहला संकेत। और तीसरा तरीका भी पर्सनल कनेक्शन से जुड़ा है। याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि है। हाँ। ये छोटी सी बात इतनी असरदार क्यों?
क्योंकि हमारा नाम हमारी पहचान है। जब कोई हमारा नाम याद रखता है, उसे इस्तेमाल करता है, तो वो अनजाने में कहता है कि हम भीड़ का हिस्सा नहीं, एक खास व्यक्ति हैं। इससे हमें महत्व का एहसास होता है। किसी का नाम भूल जाना या गलत लेना, उसका बिल्कुल उल्टा असर होता है। लगता है ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो नाम याद रखना और सही से इस्तेमाल करना, ये एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है रिश्ते बनाने में। चौथा तरीका है एक अच्छे श्रोता बने। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। अच्छा, सुनने और ध्यान से सुनने में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, सुनना तो कानों का काम है, हो सकता है फिजिकली सुन रहे हों, लेकिन ध्यान से सुनना वो एक मेंटल और इमोशनल प्रोसेस है। इसमें आप पूरी तरह प्रेजेंट रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सवाल पूछते हैं। हाँ, मतलब एक्टिव लिसनिंग। बिल्कुल, सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि आप उनकी बात को वैल्यू दे रहे हैं। ज्यादातर लोग तो अपनी बारी का इंतजार करते हैं बोलने के लिए। सही कहा। वो सच में सुनते नहीं। एक अच्छा श्रोता बनना दूसरों को सम्मान देने और उन्हें बेहतर समझने का सबसे अच्छा तरीका है। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें सुनते हैं। पांचवा तरीका है दूसरे व्यक्ति के हितों के संदर्भ में बात करें। ये थोड़ा उत्सुक इच्छा जगाने वाले पॉइंट जैसा है। इसमें क्या अलग है? ये उसी का एक्सटेंशन है, पर यहाँ फोकस बातचीत के टॉपिक पर है। जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ अपने शौक या अपनी बातें करने के बजाय पता लगाइए कि उनकी रुचि किस में है। जब आप उनके इंटरेस्ट के टॉपिक पर बात करते हैं तो वो ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। ये दिखाता है कि आप सिर्फ अपने में ही नहीं खोए रहते, उनकी दुनिया को भी महत्व देखा है। बिल्कुल। और छठा तरीका है दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे ईमानदारी से करें। ये सिर्फ तारीफ करने से अलग कैसे है? महत्वपूर्ण महसूस कराना सिर्फ तारीफ तक नहीं है, ये उनके विचारों को सीरियसली लेना, उनकी सलाह मांगना, उनकी फीलिंग्स को समझना, अच्छा, उनके होने को एक्नॉलेज करना। ये छोटी छोटी चीजों से होता है, जैसे उनकी राय पूछ ली, उनके कंट्रीब्यूशन को मान लिया, या बस उन्हें पूरा ध्यान दिया। और यहाँ फिर से वो बात आती है, ईमानदारी। ईमानदारी सबसे जरूरी है। झूठा दिखावा लोग पहचान लेते हैं। सही। सच्चा सम्मान और महत्व देना ही असली कनेक्शन बनाता है। ये 6 तरीके तो वाकई रिश्तों की नींव मजबूत करते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उस सिचुएशन में जहां हमें सिर्फ पसंद ही नहीं किया जाना, बल्कि दूसरों को अपनी सोच की तरफ लाना है, उन्हें इन्फ्लुएंस करना है। हाँ। कार्नेगी का पहला सिद्धांत यहाँ थोड़ा चौंकाता है। तर्कों से बचें, बहस मत करो। लेकिन अगर हम सही हैं तो बहस क्यों ना करें? कार्नेगी का मानना था कि बहस में आप जीतकर भी हार जाते हैं। अच्छा, कैसे? मान लीजिए आपने फैक्ट्स और लॉजिक से अपनी बात साबित कर दी, लेकिन अगर आपने सामने वाले की ईगो को चोट पहुंचाई, उन्हें गलत साबित किया, तो आपने उनका मन नहीं जीता, शायद एक दुश्मन बना लिया। बहसें लोगों को और ज्यादा अड़ियल बना देती हैं, नरम नहीं। इसलिए उनका सुझाव था, बहस जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उससे बचो और कॉमन ग्राउंड ढूंढो। तो मतलब सीधे टकराव से बचना है। दूसरा सिद्धांत इसी से जुड़ा लगता है, दूसरों की राय का सम्मान करें और कभी सीधे न कहें कि आप गलत हैं। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल हो सकता है जब हमें पक्का पता हो कि सामने वाला गलत है मुश्किल पर जरूरी है। आप गलत हैं कहना एक सीधी चुनौती है। आप उनकी समझ पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ। वो तुरंत डिफेंसिव हो जाएंगे और आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। इसके बजाय आप कह सकते हैं, मैं इस मामले को अलग तरह से देखता हूँ, शायद मैं गलत हूँ, चलो फैक्ट्स देखते हैं। या पहले उनके नजरिए को समझने की कोशिश करें, मैं समझ सकती हूँ आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मकसद अपनी सुपीरियॉरिटी साबित करना नहीं, मकसद है आपसी समझ तक पहुंचना। बिल्कुल, समाधान तक पहुंचना। ये एक तरह से बातचीत के दरवाजे खुले रखने का तरीका है। तीसरा सिद्धांत बड़ा दिलचस्प है। अगर आप गलत हैं तो इसे जल्दी, साफ साफ और जोर देकर स्वीकार करें। अपनी गलती मानना कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आजकल लगता है, पर यह ताकत और कॉन्फिडेंस दिखाता है। जब आप अपनी गलती तुरंत मान लेते हैं बिना बहाने बनाए, तो ये सामने वाले पर बड़ा निरस्त्रीकरण प्रभाव डालता है। अच्छा। उनका गुस्सा या विरोध अक्सर कम हो जाता है। ये आपको बहस से बचाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करने में मदद करता है। अपनी गलती मानकर आप अक्सर ज्यादा सम्मान पाते हैं, बजाय उसे छुपाने या सही ठहराने के। चौथा सिद्धांत है, बातचीत हमेशा दोस्ताना तरीके से शुरू करें। पहली छाप या पहला टोन कितना मायने रखता है? बहुत ज्यादा। कार्नेगी ने कहा था, शहद की एक बूंद सिरके के एक गैलन से ज्यादा मक्खियां पकड़ती है। हाँ, ये सुना है। अगर आप किसी से असहमत हैं और उसे मनाना चाहते हैं,
तो शुरुआत गुस्से या टकराव से मत करें। एक दोस्ताना गर्मजोशी भरा रवैया सामने वाले को ज्यादा ओपन बनाता है आपकी बात सुनने के लिए। एक मुस्कान, एक सच्ची तारीफ या किसी कॉमन इंटरेस्ट पर बात करने से माहौल पॉजिटिव बनता है। फिर असहमतियों को सुलझाना आसान हो जाता है। 5वां, दूसरे व्यक्ति से जल्दी हाँ कहलवाएं। ये क्या कोई मनोवैज्ञानिक ट्रिक है? इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। देखिए, जब आप बातचीत की शुरुआत उन बातों से करते हैं जिन पर आप दोनों सहमत हैं, हाँ। और सामने वाला शुरू में ही कई बार हाँ कहता है, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है। अच्छा। जब मन हाँ कहने की दिशा में चल पड़ता है, तो उसके लिए बाद में अचानक ना कहना मुश्किल हो जाता है। ये असहमति के मेन मुद्दे पर आने से पहले सहमति का एक पुल बनाने जैसा है। स्मार्ट। छठा सिद्धांत थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। दूसरों को ज्यादातर बातें करने दें। आमतौर पर तो लगता है कि भाई प्रभावित करने के लिए हमें ज्यादा बोलना चाहिए। लेकिन कार्नेगी का नजरिया अलग था। जब आप दूसरों को बोलने देते हैं, खासकर जब वो किसी बात से परेशान है या उनकी कोई स्ट्रांग ओपिनियन है, तो आप उन्हें अपनी भड़ास निकालने का मौका देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है। सही। साथ ही ये आपको उनके असली विचारों, उनकी चिंताओं को समझने का मौका देता है, जिससे आप अपनी बात को बेहतर ढंग से रख सकते हैं। मतलब पहले सुनो फिर बोलो। हाँ, ज्यादातर लोग अपनी बात सुनाना चाहते हैं। एक अच्छा श्रोता बनकर आप उन्हें ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। 7वां, ईमानदारी से चीजों को उनके नजरिए से देखने की कोशिश करें। ये फिर से सहानुभूति वाली बात आ गई। हाँ, सहानुभूति तो इन सिद्धांतों के बिल्कुल केंद्र में है। जब आप कोशिश करते हैं ये समझने की कि सामने वाला सिचुएशन को कैसे देख रहा है, उसकी जरूरतें क्या हैं, उसके डर क्या हैं, तो आप न सिर्फ उसे बेहतर समझते हैं बल्कि अपनी बात को ऐसे रख सकते हैं जो उसके लिए मायने रखती हो। ये सिर्फ समझ नहीं है, ये प्रभाव का एक शक्तिशाली टूल है। 8वां सिद्धांत है नेक इरादों की अपील करें। क्या ये हमेशा काम करता है? लोग हमेशा नेक इरादों से तो नहीं चलते। शायद हमेशा नहीं, लेकिन कार्नेगी का मानना था कि ज्यादातर लोग खुद को अच्छा मानते हैं, ईमानदार, निष्पक्ष, नेक। हाँ, ये तो है। तो जब आप उनके इन कथित नेक इरादों की अपील करते हैं, जैसे उनकी न्याय की भावना या ईमानदारी, तो वो अक्सर उस इमेज पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उदाहरण? जैसे ये कहने के बजाय कि आप वादा तोड़ रहे हैं, आप कह सकते हैं, मैं जानता हूं कि आप अपनी जुबान के पक्के हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि हम इसका कोई हल निकाल लेंगे। ये तरीका ज्यादा सकारात्मक है। हाँ, ये अक्सर नेगेटिव बिहेवियर को बदलने में मदद करता है। 9वां, अपने विचारों को नाटकीय बनाएं। इसका क्या मतलब? ड्रामा करें? नहीं, नाटकीय का मतलब ओवर एक्टिंग नहीं है। इसका मतलब है अपने आइडियाज को यादगार और प्रभावशाली तरीके से पेश करना। अच्छा। आज की दुनिया में जहां इतनी इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ फैक्ट्स बता देना काफी नहीं है, उन्हें जिंदा करना पड़ता है। कैसे? उदाहरणों से, कहानियों से, डेमोन्स्ट्रेशन से या चौंकाने वाले आंकड़ों से। हाँ। आप अपनी बात को ज्यादा मजबूती से पेश कर सकते हैं और लोगों के दिमाग में बैठा सकते हैं। ये आइडियाज को कॉन्क्रीट बनाता है। और 10वां सिद्धांत है एक चुनौती पेश करें। ये कब और कैसे काम करता है? ये तब काम आता है जब लोगों में जोश की कमी हो या वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हों। एक चुनौती लोगों की कंपटीशन की भावना जगा सकती है। अच्छा। आगे बढ़ने की इच्छा, खुद को साबित करने की चाह, ये सब जगा सकती है। ये आदेश देने से बेहतर है। जैसे सेल्स टीम को ये कहने के बजाय कि ज्यादा बेचो, आप एक फ्रेंडली कंपटीशन रख सकते हैं या एक मुश्किल टारगेट सेट कर सकते हैं। चुनौती लोगों को बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करती है। ये 10 सिद्धांत तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, एक नेता कैसे बने। ये सिद्धांत उन लोगों के लिए जो लीड करते हैं। पहला है प्रशंसा और सच्ची सराहना के साथ शुरुआत करें। क्या ये फीडबैक देने का तरीका है? हाँ, ये इफेक्टिव फीडबैक और लीडरशिप का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। किसी की गलती बताने या सुधार का सुझाव देने से पहले उनकी किसी अच्छी बात या कोशिश की सच्ची प्रशंसा करें। इससे सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार होता है। उसे लगता है कि आप सिर्फ कमियां नहीं देख रहे। ये बातचीत का एक पॉजिटिव माहौल बनाता है। सही। दूसरा, लोगों की गलतियों की ओर सीधे ध्यान देने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दें। सीधा क्यों नहीं कहना चाहिए? सीधा कहने से अक्सर लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं या नाराज हो जाते हैं या डिफेंसिव, खासकर अगर दूसरों के सामने कहा जाए। हाँ, वो तो है। अप्रत्यक्ष तरीका ज्यादा सटल होता है। सामने वाले को अपनी गलती खुद समझने और सुधारने का मौका देता है,
बिना बेइज्जती महसूस किए। जैसे हम इस रिपोर्ट को एक बार फिर से देख सकते हैं ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट हो। सूक्ष्मता अक्सर ज्यादा असरदार होती है। तीसरा, दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। इससे क्या फायदा? इससे आप एक बराबरी का माहौल बनाते हैं। जब आप मानते हैं कि आप भी परफेक्ट नहीं हैं, आपने भी गलतियां की हैं या कर सकते हैं, तो आपकी आलोचना कम चुभती है। ये विनम्रता दिखाता है और सामने वाले के लिए आपकी बात सुनना और मानना आसान हो जाता है। उन्हें लगता है कि आप हुक्म नहीं चला रहे बल्कि अनुभव बांट रहे हैं। बिल्कुल। चौथा सिद्धांत है, सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। ये लीडरशिप में कैसे मदद करता है? देखिए, आदेश देना अधिकार जताता है, जबकि सवाल पूछना सहयोग और भागीदारी को बढ़ावा देता है। अच्छा। जब आप पूछते हैं क्या आपको लगता है ये तरीका काम करेगा, या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके क्या आइडियाज हैं, तो आप लोगों को सोचने और समाधान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो ज्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं और अक्सर बेहतर आइडिया सामने आते हैं। ये एम्पावरमेंट का एक तरीका है। पांचवा, दूसरे व्यक्ति को अपना चेहरा बचाने दे। चेहरा बचाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी की इज्जत, उसकी डिग्निटी को ठेस न पहुंचाना, खासकर जब वो गलती करते हैं या किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं। पब्लिक में किसी की गलती निकालना, उसे नीचा दिखाना, शर्मिंदा करना, ये रिश्तों को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। एक अच्छा लीडर कोशिश करता है कि सुधार की प्रक्रिया में भी व्यक्ति की इज्जत बनी रहे। उन्हें गलती सुधारने का एक सम्मानजनक तरीका देना। हाँ, बिल्कुल। छठा, हर सुधार की प्रशंसा करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। हर सुधार पर जोर क्यों है? क्योंकि बिहेवियर चेंज धीरे धीरे होता है। जब आप छोटे छोटे सुधारों को भी पहचानते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, तो आप पॉजिटिव बिहेवियर को मजबूत करते हैं। अच्छा। और व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये दिखाता है कि आप उनके एफर्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं। लगातार प्रशंसा सीखने की प्रक्रिया को तेज करती है और कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। सातवां, दूसरों को जीने के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा दें। क्या ये उम्मीदें जगाना है? हाँ, ये पॉजिटिव उम्मीदें जगाने जैसा ही है। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में ये दिखाते हैं कि आप उसे ईमानदार मानते हैं या मेहनती या सक्षम, तो वो अक्सर उस प्रतिष्ठा पर खरा उतरने की कोशिश करता है। इसे पिग्मैलियन इफेक्ट भी कहते हैं। लोगों को बताना कि आप उन पर भरोसा करते हैं और उनसे अच्छी की उम्मीद रखते हैं, ये उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आठवां, प्रोत्साहित करें। गलती को सुधारना आसान दिखाएं। मुश्किल कामों को आसान कैसे दिखाया जा सकता है? इसका मतलब है लोगों को ये विश्वास दिलाना कि वो सुधार कर सकते हैं। उनकी गलतियां या कमियां परमानेंट नहीं है। अच्छा। उन्हें बताएं कि आप उनकी क्षमता में विश्वास करते हैं। किसी बड़ी चुनौती को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ के दिखाएं। उन्हें बताएं कि आप मदद के लिए मौजूद हैं। जब लोगों को लगता है कि सुधार संभव है और उतना मुश्किल नहीं है, तो उनका डर कम होता है और वो कोशिश करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। और नौवां, आखिरी लीडरशिप सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति को वो करने में खुशी महसूस कराएं जो आप सुझाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए आपको समझना होगा कि सामने वाले को क्या चीज मोटिवेट करती है, उसकी जरूरतें क्या हैं, उसके एम्बिशंस क्या हैं, उसकी वैल्यूज क्या हैं। फिर आपको ये दिखाना होगा कि जो काम आप उनसे करवाना चाहते हैं वो उनके अपने गोल्स या इंटरेस्ट से कैसे जुड़ा है। अच्छा। ये मोटिवेशंस को अलाइन करने की कला है। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? मतलब कार्नेगी की किताब से हमें क्या मेन टेक अवे मिलता है? संक्षेप में, ये किताब सिखाती है कि रिश्तों में सफलता और प्रभाव का असली रास्ता वो सहानुभूति, सच्ची प्रशंसा और असरदार सम्मानजनक बातचीत से होकर जाता है। ये चालाकी या जबरदस्ती का रास्ता नहीं है। ये विश्वास, सम्मान और सच्ची दोस्ती जीतने का एक टिकाऊ तरीका है जो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में काम आता है। बिल्कुल। ये मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित है। और ये वाकई कमाल की बात है कि 1936 की सिद्धांत आज की इस तेज डिजिटल दुनिया में भी कितने रिलेवेंट है। हाँ, बिल्कुल। शायद इसलिए कि तकनीक बदल सकती है, पर इंसान की बुनियादी जरूरतें समझे जाने की, सराहे जाने की, महत्व दिए जाने की, वो तो वही रहती है ना। सही कहा, ये सिद्धांत टाइमलेस है। हाँ, ये समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात। इस पूरी चर्चा के आधार पर जरा सोचिए, अगर इनमें से सिर्फ एक सिद्धांत को चुना जाए, कोई भी एक, और अगले 1 महीने तक लगातार पूरी ईमानदारी से अपनी बातचीत में लागू किया जाए, तो क्या बदलाव आ सकता है? कैसे बातचीत बदल सकती है? ये बस एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है।